नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की एक ऐसी कहानी जिसके दो बिल्कुल अलग और बेहद दिलचस्प पहलू हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जो न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, बल्कि भविष्य के निवेश के तरीके भी बदल रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस डीप डाइव की शुरू करते हैं। चलिए सीधा शुरू करते हैं इस विशाल आंकड़े से। 18 बिलियन डॉलर्स। अब ये कोई मामूली रकम तो है नहीं। 2019 में अपनी शुरुआत के बाद से अगस्त 2025 तक ये हमारे भारतीय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी आरईआईटीज का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जरा सोचिए, सिर्फ कुछ ही सालों में संस्थागत निवेश के मामले में ये कितनी बड़ी छलांग है। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम कई अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। हम शुरुआत करेंगे इन दो बाजारों की कहानी से, फिर देखेंगे रीट्स का जबरदस्त उदय, रेजिडेंशियल मार्केट के हालिया बदलाव, लग्जरी घरों की अचानक बढ़ती डिमांड, और अंत में बात करेंगे कि आगे का रास्ता कैसा दिखता है। तो आइए इस दो बाजारों की कहानी से शुरुआत करते हैं। सच कहूं तो आज का भारतीय रियल एस्टेट मार्केट दो अलग अलग इंजनों वाले एक विशाल पावर हाउस की तरह काम कर रहा है। इस शानदार ग्रेड ए ऑफिस स्पेस को देखिए। हमारा कमर्शियल सेक्टर इस वक्त ग्लोबल निवेशकों के लिए किसी चुंबक से कम नहीं है, और इस पूरे कमर्शियल इंजन में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का सफर सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला रहा है। और इसी से जुड़ा है भारतीय रीट्स का उदय। चलिए समझते हैं कि कैसे भारत ग्लोबल कैपिटल का इतना बड़ा केंद्र बन गया है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये पूरी कहानी खुद बयां करते हैं। जहां अमेरिका जैसे मैच्योर मार्केट में यील्ड महज 3% के आसपास है और सिंगापुर में 5.5% है, वहीं भारत में ये औसत 6.5 से 7% के बीच है। जाहिर है, एक ऐसा रिस्क रिटर्न प्रोफाइल देखकर ग्लोबल निवेशक भारत की तरफ क्यों ना आकर्षित हों। और पोटेंशियल देखिए, भारत में 520 मिलियन स्क्वायर फीट का शानदार ग्रेड ए कमर्शियल स्टॉक मौजूद है। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक इसका सिर्फ 32% हिस्सा ही लिस्ट हुआ है। मतलब अभी ग्रोथ की कितनी बड़ी गुंजाइश बाकी है। सिर्फ 2025 की पहली छमाही में ही नेट एब्जॉर्प्शन 27 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच गया। इसके ऊपर से सेबी के नए रिफॉर्म्स ने निवेशकों के कॉन्फिडेंस को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। कमर्शियल स्पेस की चमक दमक से निकलकर अब जरा रेजिडेंशियल मार्केट की तरफ चलते हैं, जहां हाल ही में कुछ बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। ये वो बाजार है जो हम और आप जैसे घर खरीदारों से सीधा जुड़ा है, जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल डेटा से ज़्यादा लोगों की भावनाएं, उनकी आकांक्षाएं और ज़मीनी हकीकतें काम करती हैं। लेकिन 2026 की पहली तिमाही में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। घरों की बिक्री में पिछली तिमाही के मुकाबले 7% की गिरावट दर्ज की गई। ये आंकड़ा गिरकर 1,01,650 यूनिट्स पर आ गया। अब सवाल यह है कि अचानक आई इस सुस्ती की वजह क्या थी? इसके पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण थे। पहला, मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण पैदा हुई ग्लोबल अनिश्चितता। दूसरा, इसकी वजह से कच्चे तेल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतों में आया उछाल। और तीसरा, इसी माहौल को देखते हुए खासकर एनआरआईज ने प्रॉपर्टी खरीदने में थोड़ी सतर्कता बरती और वेट एंड वॉच का अप्रोच अपना लिया। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये रही, एक तरफ बायर्स थोड़ा झिझक रहे थे और सेल्स 7% गिरी, लेकिन दूसरी तरफ डेवलपर्स का कॉन्फिडेंस देखिए। नए घरों के लॉन्च में सालाना आधार पर 26% का जबरदस्त उछाल आ गया और ये आंकड़ा 1,26,300 यूनिट्स तक पहुंच गया। सप्लाई और डिमांड के बीच का ये अंतर वाकई ध्यान देने लायक है। अब आते हैं उस ट्रेंड पर जिसने 2026 में बाजार का रुख ही बदल कर रख दिया। प्रीमियम और लग्जूरियस हाउसिंग में भारी उछाल। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। 2026 की पहली तिमाही में जितनी भी नई सप्लाई आई, उसका आधे से ज्यादा, जी हां 53% हिस्सा सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर के प्रीमियम और लग्जरी घरों का था। बाजार अब साफ तौर पर महंगे और बड़े घरों की तरफ झुक चुका है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अफोर्डेबल घर कहां गए? दरअसल जमीन खरीदने और कंस्ट्रक्शन की लागत इतनी बढ़ गई है कि डेवलपर्स को अपना प्रॉफिट मार्जिन बचाने के लिए लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना पड़ रहा है। साथ ही शहरी प्रोफेशनल्स की बढ़ती इनकम और एक बेहतर लाइफस्टाइल जीने की चाहत भी इस डिमांड को पुश कर रही है। नतीजा ये है कि भारत के टॉप शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग का हिस्सा लगातार सिकुड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा और सटीक उदाहरण है दिल्ली एनसीआर का बाजार। यहां प्रॉपर्टी की कीमतों में सालाना आधार पर 15% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये उछाल साफ बताता है कि प्रीमियम प्रॉपर्टीज ही इस वक्त बाजार को ड्राइव कर रही हैं।
तो इन सब बातों और आंकड़ों का आखिर मतलब क्या है? आइए देखते हैं आगे की राह और समझते हैं कि रियल एस्टेट का भविष्य कैसा होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी टर्म्स को समझ लेते हैं, इन्वेंट्री ओवरहैंग। आसान भाषा में कहें तो अगर आज कोई नया घर न बने तो जो घर बाजार में मौजूद हैं उन्हें मौजूदा बिक्री की रफ्तार से बिकने में कितने महीने लगेंगे। अब गौर करने वाली बात यह है कि डेवलपर्स ने इतने सारे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं कि कुल अनबिकी इन्वेंट्री पहली बार 6 लाख यूनिट्स के आंकड़े को पार कर गई है और इसी वजह से हमारा ये इन्वेंट्री ओवरहैंग बढ़कर 18 महीने हो गया है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? कुल मिलाकर कुछ हालिया चुनौतियों और बढ़ती इन्वेंट्री के बावजूद भारतीय रियल एस्टेट बाजार काफी मैच्योर हो रहा है। घरेलू डिमांड बेहद मजबूत है और लंबे समय के नजरिए से इसके फंडामेंटल्स बिल्कुल सॉलिड बने हुए हैं। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल, एक तरफ हमारा कमर्शियल सेक्टर तेजी से दौड़ रहा है और रेजिडेंशियल मार्केट पूरी तरह से लग्जरी की तरफ भाग रहा है। ऐसे में डेवलपर्स इस 6 लाख से ज्यादा घरों की अनबिकी इन्वेंट्री और अपने आक्रामक विस्तार के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? इस दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए आज हम आपको छोड़ जाते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।